ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और शुरुआत करते हैं उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिराए, S-400 गेम चेंजर साबित हुआ। दूसरी बड़ी खबर उत्तरकाशी के धराली से जुड़ी है, जहां पर मलबे के नीचे जिंदगियों की तलाश चल रही है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। तीसरी बड़ी खबर भी धराली त्रासदी पर है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का बेतुका बयान सामने आया। उन्होंने धर्म विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की वजह से तबाही का कारण बताया है। अब इस पूरे मामले पर सियासत बढ़ गई है। और चौथी बड़ी खबर है, दिल्ली के पास मेरठ में बेखौफ बदमाश ने सारे बाजार युवक को सिर में गोली मार दी। युवक की मौके पर मौत हो गई। वारदात के दौरान भीड़ तमाशा देखती रही। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा से लगे बेलगाम जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि यल्लम्मा पहाड़ी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बारिश के पानी के तेज बहाव में बह गई। भारी बारिश का असर सौंदत्ती तालुका के प्रसिद्ध रेणुका मंदिर परिसर पर भी पड़ा। न केवल कई वाहन पानी में बह गए, बल्कि सड़क बंद होने से बड़ी संख्या में भक्त वहीं फंसे रह गए। मंदिर तक जाने वाला रास्ता बंद हो जाने से श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 2 घंटे से ज्यादा समय तक हुई बारिश के चलते पूरे इलाके में पानी भर गया। यहां तक कि छोटे बड़े नदी नाले भी उफान पर हैं। दिल्ली एनसीआर की हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट में फंसना आम बात हो गई है। ताजा मामला गाजियाबाद की एसोटेक सोसाइटी का है, जहां पर यह घटना हुई। जहां एक नहीं बल्कि 4 बच्चे लिफ्ट में फंस गए। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। लिफ्ट का गेट करीब आधे घंटे तक बंद रहा। बच्चों ने चीख पुकार मचाई, गुहार लगाई, तब जाकर सोसाइटी मैनेजमेंट हरकत में आया। इस दौरान परिजन भी बच्चों को लेकर परेशान दिखे। खैर, जैसे तैसे बच्चों का रेस्क्यू किया गया। इधर सोसाइटी के लोगों का कहना है कि लिफ्ट की एएमसी एक्सपायर है, इसके बावजूद लिफ्ट चल रही है। 2 महीने पहले इसी सोसाइटी की एक लिफ्ट में एक परिवार फंस गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया था। किसी ने सोचा नहीं होगा कि बाढ़ की आपदा को भी कैसे कोई अवसर में बदल सकता है। सोनीपत के स्थानीय युवकों ने बाढ़ को व्यापार का साधन बना दिया और अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। लेकिन ये कमाई सिर्फ बरसात के सीजन में ही संभव है, क्योंकि सोनीपत में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कों पर सैलाब आ गया। और इसी सैलाब में कई गाड़ियां या तो रेंग कर चल रही थी या फिर बुरी तरह फंस चुकी थी। इन्हीं गाड़ियों को निकालने के काम को युवकों ने रोजगार में तब्दील कर लिया। जो गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं, उन्हें निकालने के लिए कार मालिकों से 500 से 1000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। 1000 से 500 क्यों? गाड़ी क्यों? मदद करते हैं गाड़ी वालों की, नहीं तो 2-3 हजार रुपए का खर्चा है सीधा। कितनी गाड़ी निकाल चुके हो? कम से कम भी 10 गाड़ी निकाल चुके हैं। वहीं पानी में फंसी गाड़ी निकालने के पैसे लेने पर शहरवासियों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि भारी बारिश के कारण वैसे ही लोग परेशान हैं और ऐसे में मानवता दिखानी चाहिए, न कि लोगों से पैसे लूटने चाहिए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला मुंबई के पास कल्याण का है, जहां पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने इडली बेचने वाले शख्स से सिर्फ बदसलूकी नहीं की, बल्कि उससे माफी भी मंगवाई। साथ ही उसकी दुकान बंद करने की धमकी दी। आरोप है कि दुकानदार का एक ऑडियो वायरल हो गया था, जिसमें वो मराठी लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता सुना गया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दुकानदार का पता लगाया और वहां धावा बोल दिया। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने दुकानदार की पिटाई की और उसे हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर किया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने लोगों से उसकी दुकान पर नहीं जाने की अपील भी कर डाली। जब किसी की कार या मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो लोग धक्का लगाकर उसे किनारे लगाते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई महाराष्ट्र के बारामती में, लेकिन इस बार लोग कार या मोटरसाइकिल को धक्का नहीं लगा रहे थे।
इस बार लोग रनवे पर एक छोटे विमान को धक्का लगाते नजर आए। कुछ लोग आगे से प्लेन के पंखों को धकेल रहे थे तो कुछ लोग पीछे से धक्का मार रहे थे। दरअसल ये रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल पायलटों की ट्रेनिंग के लिए होता है। ऐसी ही एक ट्रेनिंग के दौरान जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, इसके लैंडिंग गियर में खराबी आ गई। गनीमत ये रही कि पायलट ने इसे सुरक्षित उतार लिया, जिसके बाद इस प्लेन को धक्का मारकर पार्किंग एरिया तक पहुंचाया गया। इस हादसे में पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको में इवो तूफान ने तबाही मचा कर रख दी है। सरकार ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। तूफान के बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई कि कई सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। सैलाब के बीच गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया। गाड़ियां या तो खराब हो चुकी थीं या फिर सैलाब के बीच फंस गईं। पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। कहीं घर बह गए तो कहीं पेड़ गिर गए। भारी बारिश से नाराइट और वेराक्रूज जैसे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां हर घंटे 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भीषण गर्मी और तूफानी हवाओं ने ग्रीस की राजधानी एथेंस के आसपास के इलाकों में आग को भड़का दिया, जिससे केराटिया और थाईमारी जैसे क्षेत्रों में हालात बिगड़ गए। जंगल में लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें इतनी विकराल हो चुकी हैं कि उसके आसपास भी पहुंचना आसान नहीं। आग पर काबू पाने के लिए हाई प्रेशर पाइप के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन हवा की तूफानी रफ्तार के चलते आग पर काबू पाने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की बौछार से आग की लपटें जितनी कम होती हैं, तेज हवा उसे उतना ही भड़का देती है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक केराटिया और थाईमारी क्षेत्र में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिससे आसपास मौजूद रिहायशी इलाकों में आग पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से दमकल की टीमें आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। झारखंड के चांडिल रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई, जब दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे से रेल पटरी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तबाही के निशान बताने के लिए काफी है कि टक्कर कितनी जोरदार हुई होगी। चंडीला इलाके में एक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए, तभी दूसरी ओर से आ रही मालगाड़ी की टक्कर उससे हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि इलाके के लोग सहम गए। हादसे में चालक दल के कुछ सदस्यों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद अप और डाउन लाइन पर परिचालन ठप हो गया, जिसके बाद रेलवे को चांडिल टाटानगर और चांडिल बोकारो रूट की सभी यात्री और मालगाड़ियों का परिचालन रद्द करना पड़ा। रेलवे के उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे की जांच शुरू हुई। आमतौर पर सऊदी अरब को भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। वहां पर बारिश तोहफे से कम नहीं मानी जाती, लेकिन इन दिनों वहां पर जोरदार बारिश हो रही है और वहां के पवित्र शहर मक्का और ताइफ में बाढ़ जैसे हालात बन गए। क्योंकि वहां कुदरत कयामत बनकर बरस रही है। वहां इतनी बारिश हुई है कि इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे वहां सड़क नहीं बल्कि नदी। सड़क पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। कई गाड़ियां तो बीच में ही बंद हो गईं, जिसके बाद लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के त्रासदी की। 3 दिनों से मुश्किल सफर के बाद आखिरकार एबीपी न्यूज की टीम धराली पहुंच गई और वहां जाकर हमने अपने कैमरे में तबाही का मंजर रिकॉर्ड किया है। धराली में अब गांव का नामो निशान मिट चुका है। इंसानों के नाम पर कुछ स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीमें ही मौजूद हैं। बड़े बड़े होटल और घरों की जगह अब वहां पर सिर्फ मलबा नजर आ रहा है, तबाही दिख रही है। जिस जगह पर उस दिन सैलाब ने कई लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया, उस जगह पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि ये वही जगह है जहां पर ये सैलाब आया था। ऊपर से दिख रहा वीरान गांव करीब जाने पर त्रासदी की याद दिला रहा था। ठीक सामने आप देख सकते हैं, 2 पहाड़ों के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, वहीं से बादल फटने के बाद जो पानी का सैलाब आया, उसने सब कुछ बहा दिया। बड़े बड़े होटलों से रौनक रहने वाली धराली में 2 मंजिलों तक के घर मलबे में दबे दिखाई दिए। जो मकान है उसकी सिर्फ छत दिख रही है और मकान 2 मंजिल था और पूरी तरीके से मकान देखिए मलबे में दब गया है। धराली गांव में फिलहाल सिर्फ रेस्क्यू टीमें और उनके रेस्क्यू के सामान ही दिखाई पड़ रहे हैं।
धराली अब इतिहास बन गया है। सैलाब ने 5 तारीख को कई जिंदा लोगों को जमीन के नीचे गाड़ दिया। अब उन्हीं लोगों की तलाश हो रही है। धराली नाम का वो गांव अब बचा नहीं, लेकिन जमीन के नीचे दबी जिंदगी ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीमें तीसरे दिन भी मशक्कत कर रही हैं। जमीन खोद कर ही अब किसी तरह अंदर दबे लोगों को ढूंढा जा सकता है। जेसीबी लगा करके जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर के साथ रेस्क्यू टीमें भी खुदाई में लगी रहीं। जो गाद के नीचे, पत्थरों के नीचे दबे हुए लोग हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। इस तलाशी अभियान में डॉग स्क्वाड का बड़ा रोल है। जहां पर उनको आशंका हो रही है, वहां पर इसी तरह के गड्ढे खोदे जा रहे हैं और उसके बाद डॉग्स के जरिए यहां पर तलाश की जा रही है। तबाही के इस वीडियो में जो घर दिखे, उन घरों के ऊपर अंदाजा लगाकर खुदाई की जा रही है। हमें संभावना है कि यहाँ पर डेड बॉडीज हो सकती हैं, जहाँ पे हमने वीडियोस वगैरह के जरिए लोकल जो पब्लिक है, जो बचे हुए लोग, उनसे बात करके तो इस एरिया को हमने ईयरमार्क किया। हालांकि 3 दिन हो गए, अभी भी रेस्क्यू टीम को जमीन के नीचे ना तो कोई मुर्दा मिला और ना ही जिंदा। एबीपी न्यूज की टीम ने धराली के पास उन लोगों से बात की जिन्होंने अपनी आंखों के सामने उस त्रासदी को देखा था। आज भी उस मंजर को याद करके वो लोग डर जाते हैं। सीटी और चीखों की आवाज के बीच आए सैलाब ने उस इलाके में काम कर रहे लोगों को जिंदगी भर का सदमा दिया। बाल बच्चे पकड़ के बच्चे को लेके जंगल में पूरी एक रात जंगल में बैठे। वो याद करेंगे तो सर अभी भी हम लोगों को हो जाएगी तो डर लगती है सर। पूरा हमारा नजर में आ गया सर। आम लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के साथ रेस्क्यू टीम ने वहां अस्थायी पुल भी बनाया। कि सेना के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लकड़ी का पुल तैयार किया गया है ताकि इस पार से उस पार जाया जा सके। धराली और आसपास के इलाके में फिलहाल चुनौती सिर्फ मलबे के नीचे दबी जिंदगी की नहीं, बल्कि बाहर जो लोग बच गए उनके मन में उस दोपहर का डर निकालना भी जरूरी है। धराली गांव में इस वक्त कुछ अगर बचा है तो बस पत्थर, पानी और मलबा। आपने अब तक देख ही लिया होगा कि उस रोज आए सैलाब ने धराली को किस तरीके से नक्शे से मिटा दिया। बड़े बड़े होटल और घर टूटने के बाद धराली की पहचान सिर्फ तबाही वाले गांव की हो गई है। आज उस तबाही से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन 2 तस्वीरों में ही धराली के गायब होने की पूरी कहानी छिपी है। पतली सी दिख रही ये धार खीरगढ़ नदी की है। वही खीरगढ़ नदी जिसमें बादल फटने के बाद पानी का लेवल इतना बढ़ा कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। नदी से निकलकर पानी धराली गांव के एक-एक घर को तोड़ता जा रहा था। धीरे धीरे उस छोटी नदी ने बड़ी तबाही मचाई। पहले जहां कभी नदी की धार के इर्द गिर्द घर हुआ करते थे, वो पूरी की पूरी जगह तबाही के बाद मलबे में बदल गई। तबाही से पहले जिस धराली में 1000 लोग रहा करते थे, तबाही के बाद वहां बस मलबे का ढेर है। पहले भागीरथी नदी और गांव के बीच कुछ फर्क था, अब मलबा और नदी एक जैसे हो गए। तस्वीर में ऊपर के इलाके में जो घर दिख रहे हैं, यहीं से नीचे हो रही तबाही के वीडियोस बनाए गए थे। जब से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तब से सवाल उठ रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के कितने फाइटर प्लेन गिराए, क्या भारत के भी लड़ाकू विमान गिरे। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 3 महीने के बाद एयरफोर्स चीफ ने हैरान करने वाली जानकारी दी है। देश के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 6 विमान मार गिराए। पाकिस्तानी विमानों में 5 फाइटर जेट और एक टोही विमान शामिल है। एयर चीफ मार्शल के मुताबिक एक F-16 को जकोबाबाद एयरबेस पर मार गिराया गया, जबकि नूर खान और बुरारी एयरबेस पर मौजूद एयरक्राफ्ट को भी भारतीय सेना में जमींदोज कर दिया। एयरफोर्स चीफ के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 2 कमांड सेंटर, 6 रडार उड़ा दिए और 3 हैंगर को भी मटिया मेट कर दिया। वायुसेना अध्यक्ष ने रूस से खरीदे गए एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को गेम चेंजर बताया और कहा कि S-400 के आगे पाकिस्तान का आक्रमण बुरी तरीके से फेल साबित हुआ। And Jacobabad, the F-16 hangar, none of their aircraft could come anywhere near the boundaries of Akash and even MRSAM. Mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft.
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 9वें दिन भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी रही। इस बीच आतंकवादियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल हो गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी तेज कर दी। कुलगाम के अकलवन क्षेत्र में चल रही मुठभेड़ घाटी में सबसे लंबे आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक है। इस इलाके में 1 अगस्त को 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद जवानों ने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया, जो अब तक जारी है। सेना के अधिकारी 24 घंटे इन अभियानों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जंगलों में आतंकियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने किश्तवाड़ छोड़कर पाकिस्तान में रह रहे कई आतंकियों के घरों पर छापेमारी की। पुलिस ने एक साथ कई घरों पर धावा बोला और छानबीन की। देश की राजधानी दिल्ली से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर कुछ बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि एक महिला सुनसान गलियों में जा रही है। इस दौरान पीछे से आए बदमाश ने युवती का गला पकड़ लिया। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले युवक ने उसे बुरी तरह जकड़ दिया। बदमाश ने महिला का गला इतने जोर से दबाया कि वो मौके पर ही बेहोश हो गई। इस दौरान बदमाश ने पहले युवती की सोने की चेन छीनी और फिर कान के झुमके लूट लिए। बदमाश का एक साथी भी था जो स्कूटी पर सवार था। पल भर में ही दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना शकरपुर इलाके के डी ब्लॉक की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महिला सांसद से लूट होती है तो पुलिस 24 घंटे के अंदर केस को सुलझा लेती है, लेकिन आम आदमी को इंसाफ के लिए इतने दिन क्यों लगते हैं? झारखंड के देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जबरन प्रवेश करने के आरोप में निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसी मामले में गिरफ्तारी देने निशिकांत दुबे अपने समर्थकों के साथ पैदल चलते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे। अपने समर्थकों के साथ वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर बैठ गए, लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए गिरफ्तारी से इनकार कर दिया कि एफआईआर की कॉपी अभी कोर्ट नहीं पहुंची है, जिसके बाद वो लौट गए। इस केस से मैं दुखी हो गया और मुझे अब लगता है कि जितना केस प्रशासन जितने केस करेगा उतनी बार में गिरफ्तारी देने के लिए आऊंगा। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद उन्होंने राज्य सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यक्तिगत द्वेष के चलते उन्हें परेशान किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में देर रात से हो रही बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत तो दी, लेकिन कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना बहनों को करना पड़ा, जो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जा रही थी। तुगलकाबाद के कई इलाकों में 3-3 फीट तक पानी भर चुका है। कुछ ऐसा ही हाल बदरपुर और महरौली का भी है। संगम विहार में तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि सड़क है फिर या स्विमिंग पूल। पानी सैलाब की शक्ल ले चुका है। लोगों को सड़क पार करने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मदनगीर में तो गाड़ियों के हेडलाइट जलाने की नौबत आ गई। धौला कुआं, अकबर रोड, मोतीबाग, बारापुला, एपीएस कॉलोनी का भी एक जैसा ही हाल है। इधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आपदा को अवसर में बदल दिया। रिजिजू अपने निवास पर कृष्ण मेनन मार्ग के लॉन में फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। सड़क से लेकर अंडरपास सबके सब पानी में लबालब नजर आए। कई जगह ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त दिखी। लोग परेशान नजर आए। सेक्टर 62 के पास दिल्ली मेरठ नेशनल हाईवे का पानी नीचे की सड़क पर झरने की तरह गिर रहा है, जिसकी वजह से हाईवे को नोएडा के कई इलाकों से जोड़ने वाली सड़कें पूरी तरह पानी से भर गई हैं। आलम यह है कि गाड़ियां निकल नहीं पा रही। कुछ गाड़ियां पानी भर जाने की वजह से बीच मझधार में फंस गईं। गाड़ियों को धक्का लगाकर किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना पैदल चलने वालों को हो रही है। फुटपाथ पर कई फीट पानी भर चुका है। लोग पानी के बीचों बीच होकर गुजर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से हो रही बारिश ने गाजियाबाद में भी लोगों को बेहाल कर दिया। गाजियाबाद के कई इलाकों में कहीं सड़कें धंस गईं तो कहीं पर सोसाइटी की दीवारें ढह गईं। अहिंसा खंड की जिस सोसाइटी में दीवार गिरी है, वहां कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। गाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर और लोहे की ग्रिल गिर गई। ज्यादातर गाड़ियां लग्जरी हैं। इससे कार मालिकों को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं गाजियाबाद की सेवियर ग्रीन लाइन सोसाइटी के अंदर भी सर्विस रोड ही धंस गई। वो तो गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो जाता। लोगों का कहना है कि पिछले 15 दिन में सीवर लाइन में लीकेज की शिकायत की जा रही थी, लेकिन मेंटेनेंस टीम ने अनदेखी की और उसकी वजह से यह हादसा हो गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल स्पेन के कार्डोबा कैथेड्रल में अचानक आग लग गई और इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता, पूरा चर्च धुएं से घिर गया।
सामने आई तस्वीरों में कार्डोबा कैथेड्रल के अंदर धुएं के साथ आग की लपटें निकलती दिखाई दी, जिससे आसपास मौजूद लोग सहम गए। वहीं सूचना मिलने पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कुछ ही वक्त में कार्डोबा कैथेड्रल में लगी आग पर काबू पा लिया। कार्डोबा शहर के मेयर जोस माराबेल्डो ने बताया कि आग लगने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि चर्च के अंदर एक सफाई करने वाली मशीन में आग लगने से यह घटना हुई। उत्तराखंड में सैलाब ने भारतीय सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तबाही के बाद धराली में सेना का कैंप बह गया। जहां कभी देश के वीर जवान रहा करते थे, वो जगह अब वीरान है। वहां तो बस मिट्टी, पत्थर, टूटे हुए टेंट और तबाही के निशान ही नजर आ रहे हैं। मलबे ने सेना के कैंप को तहस नहस कर दिया। 5 तारीख से पहले इस जगह इंडियन आर्मी रहा करती थी। अब उनके कैंप पर मलबे का ढेर जमा है। उस रोज उत्तरकाशी में सैलाब आया। धराली में एक बड़े इलाके में काफी दूर तक नुकसान पहुंचाता गया। पहाड़ से निकलकर आए मलबे ने आर्मी के कैंप का हर कोना तोड़ा। हालात यह है कि जवानों के सामान अब बाहर बिखरे पड़े हैं। इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। कैंप के अंदर की जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये टूटी हुई छत उस रोज मलबे का भार नहीं झेल पाई। एक और तस्वीर में लावारिस हालत में पड़ी सेना की गाड़ी और एक प्राइवेट कार भी दिखी। रास्ता जब सही होगा तभी इन्हें यहां से निकाला जा सकेगा। सैलाब वाली उस तबाही के बाद से ही करीब 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना अब अपने लापता जवानों की तलाश में लगी है। विडंबना देखिए, सेना के जवान ही अपने साथियों को पत्थर के नीचे ढूंढ रहे हैं। आशंका इन पत्थरों के ढेर के नीचे कहीं जवान फंसे होंगे। उन्हें ढूंढने के लिए बीते 3 दिनों से ये जवान नदी किनारे सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है और आप देख सकते हैं कि सेना के जवान किस तरीके से पत्थरों के बीच में जिंदगियां तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उस रोज आए सैलाब ने सेना के कैंप को मिट्टी में मिला दिया। जिस जगह कैंप था अब वहां कुछ भी नहीं है। यहीं पर सेना का कैंप था जिसे फ्लड बहा करके ले गया है और ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको जगह दिख रही है जहां पर रेत आपको दिख रहा है, यहीं पर सेना का कैंप था। भागीरथी नदी के किनारे रेत और पत्थरों के बीच अब भी जिंदगी की तलाश जारी है। सकते हैं कि किस तरीके से पत्थरों को हटा करके मशीन के सहारे यहाँ पर जिंदगियों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। हर्षिल में पानी के बहाव में आर्मी के कैंप के साथ और भी कई इमारतें बर्बाद हो गईं। जहां 3 दिन पहले जिंदगी गुलजार थी, वहां अब बर्बादी का सन्नाटा पसरा हुआ है। और इन्हीं में से एक था ये रेस्टोरेंट, जिसे नदी के किनारे वाली अपनी प्राइम लोकेशन की सजा मिली। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, शौचालय था, लेकिन पानी के सैलाब ने यहाँ पर सब कुछ बहा कर रख दिया है। हर्षिल में सेना के कैंप के पास ये एक हेलीपैड था। अब इस जगह पर झील जैसा नजारा है। देख सकते हैं यहाँ पर हेलीपैड था, लेकिन अब यहाँ पर हेलीपैड आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी इस तरीके से जमा हो गया है कि पूरी तरह से यहाँ पर झील की शक्ल नजर आ रही है। हर्षिल और धराली में भागीरथी नदी का बहाव अभी भी तेज है। ज्यादा बारिश होने से खतरा और बढ़ भी सकता है। सेना के जवानों के साथ मलबे में आम लोग भी दबे हैं। उस त्रासदी के बाद किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बहन लापता है। परिवार के लोग अभी भी उनके मिलने की आस में उम्मीदें सजोए हुए हैं। अब अपने परिवार वालों के मिलने की आस में लोग राहत शिविरों में बैठे हैं। 5 तारीख का संपर्क बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क तो है नहीं सर बिल्कुल। और मेरा भाई मिसिंग बताया जा रहा है सर। और 4-5 दिन हो गए सर मेरे को यहाँ लगातार आ रहा हूँ सर। तो ये लोग बोल रहे कि कभी डीएम से साइन कराओ, कभी एटीएम से साइन कराओ सर। हमें यहाँ घुमाया जा रहा है सर बार बार। कहीं ना कहीं इन लोगों को भी एहसास हो गया कि उनके अपनों का बचना मुश्किल है, लेकिन मन है कि मानता नहीं। हमारा भाई मिसिंग है सर। मैं होटल में था और ऐसे कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग कि वो तो होटल के अंदर ही था, उसके तो कोई चांस ही नहीं है, ऐसे कह रहे लोग। धराली हर्षिल के साथ उत्तरकाशी में फंसे 600 से ज्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू हो चुका है। आज भी पहाड़ों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक लाया गया। गुजरात के डभोई में भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। राहत की बात यह रही कि इस भीषण आग में कोई हताहत नहीं हुआ। आग की चपेट में फैक्ट्री जलकर राख हो गई। आग कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगते ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग क्यों लगी और कैसे लगी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया।
आग डभोई के मोतीपुरा गांव की गार्नेट नाम की कंपनी में लगी थी। गुजरात के डभोई में लगी भीषण आग कार्डबोर्ड बॉक्स की फैक्ट्री में लगी थी। देखते ही देखते ये भयंकर हो गई थी। अब बात चीन की। चीन के चांगकिंग में एक कार सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरी दिखाई दी। बताया गया कि ये चीन की ऑटो कंपनी बाइडू की रोबो टैक्सी है जो ऑटो ड्राइव मोड में चलती है। ये रोबो टैक्सी सड़क किनारे निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में एक महिला यात्री भी थी जिसे आसपास के लोगों ने सीढ़ी की मदद से बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर इस हादसे का वीडियो वायरल है। लोग रोबो टैक्सी के नेविगेशन सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा का भी मुद्दा उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि रोबो टैक्सी सड़क पर मौजूद गड्ढे को नहीं देख पाया जो बेहद खतरनाक है। कार बनाने वाली कंपनी बाइडू ने फिलहाल इस हादसे पर चुप्पी साध रखी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को लेकर लोगों का जोश देखने लायक था। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारे भी लगाए गए। जहां तक नजर जाएगी, जितनी दूर आप देख पाएंगे, आपको सिर्फ तिरंगा और देशभक्ति का जज्बा ही दिखेगा। इस रैली में हर उम्र के लोग शामिल हुए, हर मजहब के लोग आए। छात्रों से लेकर सुरक्षा बलों के जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। सीमा से सटे इलाके में निकाली गई तिरंगा यात्रा करीब 1.5 किलोमीटर लंबी थी। 3000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। हर चेहरे पर देशभक्ति का जुनून दिखाई दिया। यूपी के महोबा में एक पुराना मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। गनीमत रही कि जिस वक्त मकान ढहा वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था। घटना की लाइव तस्वीरों में शुरुआत में सब सामान्य लगा, फिर अचानक मकान की ईंटें खिसकने लगीं और अगले ही पल पूरा मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस मकान के नीचे से एक रास्ता भी था। अच्छी बात यह रही कि जब मकान गिरा तो उस वक्त रास्ते में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि यह मकान बरसों से खाली पड़ा था और मरम्मत न होने से जर्जर हो चुका था। वहीं मकान गिरने के बाद रास्ते पर बिखरे मलबे को तुरंत जेसीबी मशीन से साफ कराया गया। घटना महोबा के चरखारी ब्लॉक के बसौट गाँव की है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में। पहलगाम हमले का जिक्र कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के दर्द की कल्पना हम नहीं कर सकते। धर्म पूछकर गोली मारना क्रूरता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक एकता तोड़ने की ये साजिश थी और ये बातें रक्षा मंत्री ने एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में कही। आज यहाँ पर पहलगाम की आतंकी घटना से प्रभावित कुछ परिवार मौजूद हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता उस समय के दृश्य की उनको कैसी अनुभूति हुई होगी। जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ करके गोलियां मारी, यह क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का और देशवासियों की भावनाओं को भड़काने की मैं मानता हूं कि एक सोची समझी साजिश थी। और टैरिफ वॉर को लेकर भी बड़ी खबर है। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नया भारत किसी के दबाव में झुकेगा नहीं, आत्मनिर्भरता के मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि दबाव का सामना आत्मबल से करने के लिए तैयार है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिया गया स्वदेशी का आह्वान मैं मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। यह कोई सामान्य आह्वान नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट संदेश है कि नया भारत है जो किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं झुकेगा और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ता रहेगा। आज वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के माध्यम से हमारी सरकार ने बीते एक दशक में जो आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस का जो खाका खींचा है, यह उसी विजन का एक एक्सटेंशन है। यह भारत की रणनीतिक और औद्योगिक आत्मनिर्भरता की दिशा में लिया गया एक ठोस संकल्प है, ताकि देश वैश्विक अस्थिरताओं और बाहरी दबावों का सामना आत्मबल और आत्म गौरव के साथ कर सके।
साथियों, भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यह केवल आकांक्षा नहीं है, यह हमारा आत्मविश्वास है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का आर्थिक भविष्य उज्जवल है। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।